नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। माना आप मस्त बहारों के आशिक हैं, माना आप गुलों के साए से खेलने के शौकीन हैं, आप कली से प्यार करते हैं, सारा जहां आपके लिए है, लेकिन बहारों की आशिकी में जिस तरह आप अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कतई स्वीकार करने लायक नहीं है। जान पर खेल कर बहारों की खोज में आशिकों की ये तस्वीरें पाली से आई हैं। देखिए, ट्रेन के ऊपर नीचे जहां जगह मिली वहीं पड़े हैं, वहीं ठूसे हुए हैं। दरअसल पाली के बेहद ही खूबसूरत गोरम घाट में इन दिनों सैलानियों का हुजूम उमड़ रहा है। गोरम घाटी को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है और खासकर बारिश के मौसम में तो इस जगह की खूबसूरती पूरे परवान पर रहती है। लेकिन ये क्या कि उस खूबसूरती के दीदार के लिए आप वैसे परवाने बन जाएं जो दीप से लिपटकर अपनी जान दे देता है। पिछले दिनों की भारी बारिश के बाद गोरम घाटी के सभी झरने पूरे प्रवाह के साथ बह रहे हैं। जाहिर है इस सुंदरता के दर्शन के लिए सबका दिल लालायित है, लेकिन इस लालसा में अपनी जान को जोखिम में डालकर रेलवे का ये सफर ठीक नहीं है। बाबूजी धीरे चलना, जरा संभलना, बड़े गड्ढे हैं इस राह में। सिरोही की सड़क पर चलना है तो धीरे चलना होगा, संभल संभल कर चलना होगा, क्योंकि आपकी गिनती खत्म हो जाएगी लेकिन गड्ढे खत्म नहीं होंगे। सिरोही शहर की अनादरा चौराहे से लेकर जैन तीर्थ विजय पताका तक हाईवे में बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं और रोज हादसों को दावत दे रहे हैं। लेकिन पीडब्ल्यूडी सड़कों की रिपेयरिंग की बजाय सिर्फ कंक्रीट डालकर खानापूर्ति की जा रही है। दरअसल सड़कें पहले से ही खस्ताहाल थीं। रही सही कसर मॉनसून की बारिश ने कर दी। लोगों ने सड़कों की स्थिति को लेकर पीडब्ल्यूडी से कई बार शिकायत की, लेकिन शिकायतें तो दूर नहीं हुई, लेकिन सड़क पर चलना मुश्किल जरूर हो रहा है। जब नगर परिषद के सभापति के मकान के आगे ही 1.5 फीट गहरे गड्ढे हैं और उनको भी रिपेयर करने के लिए सभापति जहमत नहीं उठा रहे हैं, तो फिर आम आदमी की सुनने वाला कौन है। 9 दिन चले 2.5 कोस, इस कहावत को डूंगरपुर में पीडब्ल्यूडी साकार कर रहा है। तभी तो 125 करोड़ के बजट से बन रहा हैंगिंग ब्रिज अभी तक अधूरा है, जबकि 5 साल से इसका काम चालू है। इस ब्रिज को 2020 में बनकर तैयार होना था, लेकिन पीडब्ल्यूडी की सुस्ती के कारण चिखली में माही जाखम नदी पर बन रहा संगमेश्वर हैंगिंग ब्रिज 5 साल बाद भी बनकर तैयार नहीं हुआ है। बता दें कि कोटा के बाद प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज डूंगरपुर से बांसवाड़ा के बीच बन रहा है। 125 करोड़ के बजट से बन रहे इस ब्रिज से दोनों जिलों के बड़े कस्बों के बीच 100 किलोमीटर से ज्यादा का फासला कम हो जाएगा। इस पुल के बनते ही सागवाड़ा से लेकर गलियाकोट समेत कई कस्बे 20 किलोमीटर की दूरी में बांसवाड़ा के आनंदपुरी से जुड़ जाएंगे। लेकिन 2020 में पूरा होने वाला पुल का काम अब 2023 में फाइनल करने की डेडलाइन दी गई है। ऐसे में लोगों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। सब जिम्मेदार बेपरवाह हो जाएं तो ऐसी ही तस्वीरें आती हैं जो धौलपुर के बाड़ी उपखंड से आई हैं, जहां का आम का पूरा गांव जल जमाव की परेशानी से जूझ रहा है। सड़कों और गलियों की बात तो छोड़ ही दीजिए, पानी लोगों के घर में घुस गया है। पानी का प्रकोप ऐसा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और पढ़ाई पूरी तरह ठप हो चुकी है। आखिरकार परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और पहुंच गए बाड़ी उपखंड के ऑफिस, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और पानी निकालने के लिए एसडीएम को ज्ञापन दिया। गांव की ऐसी हालत कई महीनों से बनी हुई है। ऊपर से मानसूनी बारिश ने गांव में कोड़ में खाज वाले हालात पैदा कर दिए हैं। लोग कई दिनों से पंचायत के सरपंच और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में गांव वालों में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी भी दे दी कि नहीं हुआ समाधान तो आगे होगा घमासान। सड़क खरंजन नहीं कराएंगे तो हम सीधे कलेक्टर के पास जाएंगे और सीमेंट होना चाहिए, तो होना चाहिए, नाली करनी चाहिए। हाँ, ये 3 दिन से पूरी टीम काम कर रही थी। पूरा ब्रीचेस हो गए थे 200 मीटर के 108 किलोमीटर पे। तो युद्ध स्तर पे काम हुआ है। हमारे हेडक्वार्टर से और डिवीजन की पूरी टीम यहाँ थी। ओवरनाइट 24/7 काम किया। नीति में दम हो और नीयत नेक हो तो बदहाली की तस्वीर खुशहाली में बदलते देर नहीं लगती। सीकर की एक महिला अधिकारी ने ऐसा ही कर दिखाया है।
प्रदेश में रोडवेज के खस्ता हाल की बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन सीकर रोडवेज के अधिकारी मुनकेश लांबा ने सीकर में तो तस्वीर बदल दी है। जो काम रोडवेज की स्थापना के बाद आज तक नहीं हुआ था, मुनकेश लांबा ने वो कर दिखाया। कुछ महीने पहले तक सीकर डिपो की स्थिति बेहद खराब थी। यहाँ ना तो बसें समय पर चल रही थी और ना ही यात्री भार मिल रहा था, जिसके बाद पिछले साल अक्टूबर में मुनकेश लांबा को यहाँ का चीफ मैनेजर बनाया गया। जब उन्होंने पद संभाला तो सीकर डिपो प्रदेश में 32वें स्थान पर था। उन्होंने आते ही इसमें सुधार करना शुरू किया और मार्च तक चौथे स्थान पर ला दिया। उन्होंने लगातार मॉनिटरिंग की, बसों के रूट बढ़ाए, जगह जगह फ्लाइंग तैनात की, दिन रात मेहनत कर इस डिपो को मई के महीने में पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद जून और जुलाई की रैंकिंग में भी सीकर डिपो प्रदेश में पहले स्थान पर कायम है, यानी कि पहली बार लगातार 3 महीने तक पहले स्थान पर कायम रहा। हालांकि महिला अधिकारी खुद इसे रोडवेज कर्मचारियों की मेहनत बताती हैं। छात्र संघ चुनाव के ऐलान के साथ ही छात्रों में नए उत्साह का संचार हो गया है। जोधपुर में भी दोनों ही छात्र संगठन चुनाव के लिए स्वागत में तो नजर आए, लेकिन छात्रों के वोटर बनना तो दूर, अभी प्रवेश को लेकर भी विश्वविद्यालय में स्थिति साफ नहीं है। इसको लेकर दोनों ही छात्र संगठनों ने चिंता जाहिर की है। दरअसल जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में अभी यूजी की परीक्षाएं चल रही हैं। परिणाम आने के बाद पीजी में प्रवेश दिया जाएगा। इसको लेकर छात्रों के बीच असमंजस की स्थिति नजर आ रही है। प्रदेश के दोनों ही छात्र संगठन एबीवीपी और एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है, लेकिन चुनाव कैसे होंगे, छात्र मतदाता कैसे बन पाएंगे, नया प्रवेश कब मिलेगा, पीजी में प्रवेश कब होगा और प्रवेश होने के बाद भी क्या वोट अधिकार मिल पाएगा, इसको लेकर छात्रों के बीच में असमंजस की स्थिति है। कई छात्र नेता ऐसे हैं जो इस उम्मीद में हैं कि परिणाम आने के बाद में प्रवेश लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया है वो अभी तक लचर स्थिति में है, तो ये इस जो चुनावी समय डेट जारी हुई है वो ये लगता है कि विश्वविद्यालय के जो चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाने वाली हरियाली तीज को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सौभाग्य के प्रतीक इस त्योहार से पहले सिंजारा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजस्थान के प्रमुख त्योहारों में शामिल सिंजारा महिलाओं के सजने संवरने का दिन होता है। सिंजारे पर राजस्थान की प्रमुख मिठाई घेवर का भी अत्यधिक महत्व है। ऐसे में दौसा में जगह जगह घेवर की दुकानें सजी हुई हैं। वैसे तो मावे के घेवर सहित अनेक प्रकार के घेवर बनाए जाते हैं, लेकिन दौसा में खास घेवर तैयार किया जाता है जिसका नाम है बब्बर घेवर। खाने में ये घेवर कुरकुरा होता है। इस प्रकार के घेवर को दौसा में खास पसंद किया जाता है। तीज और सिंजारे के आसपास दौसा का प्रसिद्ध बब्बर घेवर न सिर्फ देश के कई हिस्सों में बल्कि विदेशों तक भी पहुंचता है। सिंजारा है और जैसे ही सिंजारा आता है तो त्योहार शुरू हो जाते हैं और राजस्थान में तीज सिंजारे का काफ़ी महत्व है और इस त्योहार पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है घेवर की मिठाई। वैसे तो घेवर पूरे राजस्थान में फेमस है, लेकिन जो दौसा का ये जो घेवर है प्रमुख घेवर है और इसको दौसा में बब्बर घेवर कहते हैं। आस्था के सैलाब की तस्वीरें पोखरण से सटे बाबा रामदेव की समाधि की हैं, जहां देश के अलग अलग जगहों से हजारों की तादाद में श्रद्धालु रामदेवरा पहुंच रहे हैं और बाबा रामदेव की समाधि का दर्शन करके धन्य धन्य हो रहे हैं। दरअसल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर हर साल रामदेव की समाधि पर मेले का आयोजन होता है। हालांकि कोरोना काल में 2 साल से मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार मेले में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। इस मौके पर समाधि स्थल पर सुबह 5 बजे बाबा की समाधि का अभिषेक किया गया और फिर आरती का आयोजन किया गया। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं ने रामसा पीर की जय जयकार करते हुए कतारबद्ध होकर श्रद्धालुओं ने बाबा की समाधि के दर्शन किए। वहीं बाबा रामदेव समाधि समिति ने समाधि स्थल पर स्वर्ण मुकुट स्थापित किया। भीड़ को देखते हुए बाबा रामदेव समाधि समिति और पुलिस प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी माकूल प्रबंध किए गए थे। बाबा की समाधि के दर्शन कर रहे हैं, इससे रामलीला मेला क्षेत्र में काफी चहल पहल देखने मिल रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस बार हर घर तिरंगा हर मन तिरंगा महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाना है। हर घर तिरंगा हर मन तिरंगा महाअभियान को सफल बनाने के लिए श्रीगंगानगर जिला प्रशासन मुस्तैदी से जुटा हुआ है। विभिन्न सामाजिक संगठन भी उत्साहपूर्वक आम जन को हर घर तिरंगा हर मन तिरंगा महाअभियान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। श्रीगंगानगर के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पैरा एथलीट दंपति ने भी
13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की अपील की है। पैरा स्पोर्ट्स के गोल्ड मेडलिस्ट शीशपाल लिम्बा और निशा लिम्बा ने वीडियो जारी कर आम लोगों से अपने घर प्रतिष्ठानों पर तिरंगा झंडा फहराने की अपील की है। लिम्बा दंपति अब तक विभिन्न प्रतियोगिताओं में कुल 23 पदक जीत चुके हैं। 21 बार से ज्यादा रक्तदान करने वाले लिम्बा दंपति श्रीगंगानगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। 14-15 अगस्त 2022 को अपने घर, दुकान, प्रतिष्ठान पर तिरंगा झंडा फहराएं। हम बेटियां छोरों से कम नहीं हैं। सन सिटी की 3 लड़कियों ने अपनी प्रतिभा से पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। जी हां, जॉर्जिया में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय विश्व चैंपियनशिप में जोधपुर की 3 होनहार लड़कियां अपना दमखम दिखाएंगी। तीनों अलग अलग भार वर्ग में हिस्सा लेंगी। ये प्रतियोगिता 2 से 7 अगस्त तक होगी, जिसमें जोधपुर की दीपशिखा, कामाक्षी और मेघना भारतीय टीम का हिस्सा हैं। दीपशिखा 48 किलोग्राम में और कामाक्षी 70 किलोग्राम वर्ग में भाग ले रही हैं, जबकि मेघना वुशु की इवेंट प्रतियोगिता ताउले में भाग ले रही हैं। जोधपुर से दिल्ली पहुंचने के बाद ये सभी खिलाड़ी पूरी टीम के साथ जॉर्जिया के लिए रवाना होंगी। इनके कोच विनोद आचार्य ने बताया कि पहला मौका है कि जोधपुर की 3 महिला खिलाड़ी टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और पूरी उम्मीद है कि ये मेडल जीत कर आएंगी। हमारे जोधपुर में वुशु खेल को और बढ़ावा मिलेगा और आगे आने वाले दिनों में वुशु खेल और ऊंचाइयों पर जाएगा। तीनों बेटियां यहाँ पर जय नानक व्यास विश्वविद्यालय केंद्र पर अभ्यासरत है और हमें विश्वास है कि ये बच्चियां पदक जीतकर भारत का और जोधपुर का नाम गौरवान्वित करेगी। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक हो रही बारिश ने परेशानी खड़ी कर दी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। नदी नाले भी उफान पर हैं और भारी बारिश की वजह से मलबा आने के कारण बद्रीनाथ हाईवे फरासू और लामबगड़ में बंद है। तीर्थ यात्री हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सीमली, थराली मोटर मार्ग और कर्णप्रयाग गेरसेन मोटर मार्ग भी मलबा आने से बंद है। उधर यमुनोत्री धाम समेत यमुना घाटी में रात भर से हो रही भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। वहीं ऊपर से चट्टाने खिसकने और तलहटी से यमुना नदी के कटाव से इलाके में दहशत है। उत्तरकाशी में नौगांव के पास बरसाती नाले में उफान से यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया। नौगांव के पास देवलसारी गदेरे के उफान से बड़ी मात्रा में मलबा हाईवे पर आ गया है, जिससे सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग फंस गए। वहीं खेतों में काम कर लौट रहे स्थानीय लोग सड़क खोलने में लगी जेसीबी मशीन की बकेट में बैठकर सड़क पार कर रहे हैं। जेसीबी मशीन जैसे ही मलबा साफ कर रही है, पानी के बहाव के साथ दोबारा मलबा आ रहा है। गुरुग्राम में झमाझम बारिश ने जहां शहरवासियों को गर्मी से बड़ी राहत दी, वहीं जलभराव से आफत भी हो गई। बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा होने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि वाहन तो क्या, लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया। पानी निकासी के उचित प्रबंध नहीं होने से नेशनल हाईवे पर भी यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। ऐसे में लोगों को घंटों जाम जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा। इसे लेकर ट्रैफिक पुलिस जलभराव वाले स्थानों पर तैनात है। कई कॉलोनियों में पानी निकासी के उचित इंतजाम नहीं होने की वजह से बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में भर गया है। शहर में साफ सफाई का जिम्मा नगर निगम के पास है। शहर के नाले, सीवर लाइनों की सफाई का काम नियमित रूप से नगर निगम को करना होता है। बारिश से पहले नगर निगम के अधिकारियों ने नालों की सफाई करने के बड़े बड़े दावे किए थे। निगमायुक्त ने दावा किया था कि सड़कों पर यदि पानी भरा तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मूसलाधार बारिश ने नगर निगम और जीएमडीए के दावों की पोल खोल करके रख दी है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियों के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे संगम जाने वाले कई रास्ते पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, जिसके कारण श्रद्धालुओं को घुटने भर पानी में चलकर संगम की ओर जाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश से केन, बेतवा और चंबल नदियों से पानी छोड़े जाने से यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। जिस तरह से गंगा और यमुना नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, उसे देखते हुए निचले स्थानों पर लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। संगम क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ तीर्थ पुरोहित, घाटिये और दुकानदार अपने सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए संगम तट पर अलर्ट जारी किया गया है। एसडीआरएफ की एक टुकड़ी के साथ ही जल पुलिस तैनात कर दी गई है।
डीएम संजय खत्री ने बाढ़ के संभावित खतरे से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। डीएम के मुताबिक संबंधित विभागों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिंचाई विभाग के बाढ़ कंट्रोल रूम से 24 घंटे मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जैक पर खड़ा कर ट्रक के टायर बदलते तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन कभी आपने जैक पर टिका घर देखा है? नहीं तो देखिए ये तस्वीर जो बिहार के बगहा के रामनगर से आई है, जहां टेक्नोलॉजी का शानदार कारनामा देखने को मिला और बिना किसी तोड़फोड़ के एक घर को 3 फीट तक ऊंचा कर दिया गया। रामनगर के नारायणापुर में करीब 70 साल पुरानी 2 मंजिला इमारत को जुगाड़ टेक्नोलॉजी की मदद से ऊंचा किया गया। मकान ऊंचा होने के अद्भुत नजारे को देखने के लिए लोगों की भीड़ दिन भर लगी रही। ये मकान गौरव पांडे का है। घर काफी पुराना हो चुका है और बारिश के मौसम में घर में नाले का पानी घुस आता था, जिससे घर वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन गौरव के पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। महंगाई में घर को तोड़कर बनवाना भी उसके लिए मुश्किल था और ऐसे में गौरव ने सोशल मीडिया पर देखा कि कैसे पुराने से पुराने मकान को बिना किसी नुकसान के 3 फीट तक ऊंचा किया जा सकता है। तब उन्होंने कंपनी से बात कर अपना मकान ऊंचा करने की बात की और फिर उनका घर बिना तोड़े फोड़े 3 फीट तक ऊंचा उठा दिया गया। 28 जुलाई को राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 क्रैश में शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल को जम्मू में अंतिम विदाई दी गई। अपनी जान पर खेलकर हजारों लोगों की जान बचाने वाले इस शहीद सपूत की अंतिम विदाई में जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने नम आंखों से अपने लाडले सपूत को आखिरी बार नमन किया। इससे पहले अद्वितीय बल का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक आवास पर लाया गया, देखने वालों का तांता लग गया। हाथों में तिरंगा लिए बच्चे, बूढ़े, जवान सब शहीद अद्वितीय के पार्थिव शरीर को देखना चाह रहे थे। इस दुख भरे पल में सबकी आंखें नम जरूर थीं, लेकिन सबके चेहरे पर अद्वितीय के लिए गर्व दिखा। इस मौके पर उपस्थित युवाओं ने वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा, अद्वितीय तेरा नाम रहेगा के नारे लगाए। आपको बता दें कि 28 जुलाई को राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 क्रैश हो गया था, जिसमें विंग कमांडर मोहित राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा की मुहिम में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की जेल में बंद कैदी भी अपना योगदान देने में जुट गए हैं। यहाँ 50 कैदी जोर शोर से तिरंगा बनाने के काम में जुटे हैं। मेरठ की एक संस्था ने जेल में बंद कैदियों को प्रशिक्षित किया है। इनमें उन कैदियों को चुना गया है जो टेलरिंग का काम जानते हैं। इन 50 कैदियों ने करीब 15,000 तिरंगे बनाने का लक्ष्य रखा है, जिन्हें घर घर आजादी के अमृत महोत्सव पर फहराया जाएगा। ये झंडे सिर्फ जेल में ही नहीं, बल्कि गाजियाबाद में घर घर तिरंगा और सरकारी इमारतों पर भी कैदियों के तैयार किए गए तिरंगे भेजे जाएंगे। इससे तिरंगे के रंगों में सराबोर एक खूबसूरत नजारा स्वतंत्रता दिवस पर नजर आएगा। जेलर आलोक सिंह का कहना है कि तिरंगे बनाने वाले कैदियों में भी इसको लेकर काफी उमंग और उत्साह है। इस एक्टिविटी से ये कैदी देशभक्ति की खुशबू को और अंदर महसूस भी कर रहे हैं। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला T20 जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए मैच में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 68 रन से करारी शिकस्त दी। टॉस वेस्टइंडीज ने जीता और भारत को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। भारतीय पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने की। हालांकि पहली बार T20 इंटरनेशनल मैचों में सलामी बल्लेबाजी करने उतरे सूर्य कुमार यादव ने 16 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए। इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का लगाया। वहीं श्रेयस अय्यर मैच में पूरी तरह फ्लॉप रहे, उनका खाता भी नहीं खुला। इसके अलावा ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या भी कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन पहले रोहित शर्मा के 64 रन और फिर दिनेश कार्तिक के 19 गेंद पर 41 रन की पारी के दम पर टीम इंडिया ने 190 रन का स्कोर खड़ा किया और फिर गेंदबाजों ने अपना शानदार खेल दिखाया और वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 122 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा 20 रन शमर ब्रुक्स ने बनाए। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, अश्विनी और रवि बिश्नोई ने 2-2 विकेट झटके। वहीं भुवनेश्वर कुमार और रविंद्र जडेजा को 1-1 विकेट मिला। 19 गेंद में 41 रन की धमाकेदार पारी खेलने वाले दिनेश कार्तिक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।